नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए। लैब असिस्टेंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है राजस्थान, भारत और विश्व की ज्योग्राफी। और ये तीनों संपूर्ण 100 क्वेश्चन आएंगे इनके। तो इसी को मद्देनज़र रखते हम आपके लिए रोज़ाना एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं। और आज उन्हीं वीडियो का एक पार्ट है जिसमें हम आज 3 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 1 है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। इसमें टोटल 33 क्वेश्चन होंगे। इसे भाग 1 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? उसे सूर्य ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किस तरंग दैर्घ्य के रूप में ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है? दीर्घ तरंग विकिरण। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में परोक्ष रूप से सूर्य से नहीं बल्कि किससे गर्म होता है? तो वायुमंडल परोक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से निकलने वाली पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर आने वाले सूर्य ताप को मापने की इकाई क्या कहलाती है? ये होती है लैंगली या वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है किसी सतह द्वारा परावर्तित की गई सौर ऊर्जा के प्रतिशत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एल्बिडो। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग कितना है? तो ये 30% से 35% के बीच में है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा एल्बिडो किस सतह का होता है? ताज़ा गिरी हुई बर्फ़ का लगभग 80% से 90% होता है। अगला क्वेश्चन है सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेमी या प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है अपसौर की स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है किस दिन बनती है? तो ये 4 जुलाई को बनती है। अगला क्वेश्चन है उपसौर की स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये 3 जनवरी को बनती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संतुलन के अनुसार अगर वायुमंडल के ऊपरी छोर पर 100 इकाइयाँ आती है तो कितनी इकाइयाँ पृथ्वी को गर्म किए बिना सीधे लौट जाती है? 35 इकाइयाँ। 100 इकाइयाँ अगर ऊपर से आती है तो 35 इकाइयाँ है जो कि पृथ्वी को गर्म किए बिना सीधे लौट जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उल्का, धूलकण, ओजोन और एरोसोल भी बोल सकते हैं या फिर कोहरा। इसका कारण है जो 35 इकाइयाँ है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है इनकी वजह से। अगला क्वेश्चन है समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है समताप रेखाएं। अगला क्वेश्चन है समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में लगभग किसके समानांतर होती है? अक्षांशों के समानांतर, क्योंकि वहाँ समुद्र अधिक है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की सामान्य दर क्या है? 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड। जैसे जैसे अंतरिक्ष की ओर मतलब कि आसमान की ओर जाएंगे तो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। जैसे जैसे 1000 मीटर मतलब कि प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। और एक ऐसी भी दूरी या फिर ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ से ऊपर जाने के बाद में तापमान वापस ही बढ़ने लग जाता है और उसी को कहते हैं क्या? तापमान का व्युत्क्रमण। अगला क्वेश्चन है तापमान व्युत्क्रमण के लिए सबसे आदर्श स्थिति क्या है? लंबी सर्दी की रात, साफ आकाश और शांत वायु। अगला क्वेश्चन है घाटी व्युत्क्रमण के कारण ठंडी हवा घाटी के नीचे बैठ जाती है, इसे कौन सी पवन कहते हैं? इसे अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही पवन कहते हैं। घाटी व्युत्क्रमण के कारण ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है और इसे अवरोही पवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर होता है क्योंकि आकाश साफ रहता है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर सूर्यताप मरुस्थलों की तुलना में कम क्यों होता है? बादलों की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है समुद्रों की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, क्यों? स्थल की विशिष्ट ऊष्मा जल से कम होती है।
अगला क्वेश्चन है तापमान की विसंगति किस वजह से उत्पन्न होती है? महासागरीय धाराओं और ठंडी या गर्म हवाओं के कारण। अगला क्वेश्चन है किस अक्षांश पर वार्षिक तापमान स्तर सबसे ज़्यादा होता है? मध्य और उच्च अक्षांशों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जैसे साइबेरिया। अगला क्वेश्चन है प्लांक का नियम किससे संबंधित है? किसी वस्तु के तापमान और उससे निकलने वाली विकिरण की तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध से। अगला क्वेश्चन है गर्म वस्तु किस प्रकार की तरंग छोड़ती है? लघु तरंग की छोड़ती है गर्म वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण जब हवा के क्षैतिज संचालन द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिवहन। अगला क्वेश्चन है गर्मी में लू चलना किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण का उदाहरण है? अभिवहन का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की निचली परतों में गर्मी का संचार लंबवत रूप से होना कहलाता है सहवहन, कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन है तापमान को मापने के लिए मानक आदर्श आश्रय को क्या कहते हैं? स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। तापमान को मापने के लिए जो मानक आदर्श आश्रय हैं उसे कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है दैनिक तापमान स्तर सबसे अधिक कहाँ मिलता है? उष्ण मरुस्थलों पर। अगला क्वेश्चन है स्थलीय विकिरण को वायुमंडल की कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रोकती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर औसत तापमान लगभग कितना माना जाता है? लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान आमतौर पर किस अक्षांश पेटी में मिलता है? 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। अगला क्वेश्चन है एल्बिडो सबसे कम किस प्रकार के धरातल का होता है? काले रंग की मिट्टी या घने वन, लगभग 5 से 15%। अब पढ़ेंगे हम भाग 2। चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। प्रश्न हो गए इसमें 34 से 66 तक। क्वेश्चन है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। अगला क्वेश्चन है समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हवा हमेशा किस दिशा में बहती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है कैरिओलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कैरिओलिस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर कितना होता है? 0। अगला क्वेश्चन है कैरिओलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ती है? तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा में विक्षेपण से। अगला क्वेश्चन है डोल्ड्रम्स या शांत पेटी कहाँ स्थित होती है? विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच। अगला क्वेश्चन है अश्व अक्षांश कहाँ स्थित होते हैं? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? 30 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अगला क्वेश्चन है पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है पछुआ पवनों की दिशा। अगला क्वेश्चन है गरजता 40 भयंकर 50 और चीखता 60 क्या है? दक्षिण गोलार्ध में तेज चलने वाली पछुआ पवनी। अगला क्वेश्चन है ITCZ अंत उष्ण कटिबंधीय भीषण क्षेत्र कहाँ बनता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। अगला क्वेश्चन है समदाब रेखाओं के बहुत पास पास होने पर का क्या अर्थ है? वायुदाब प्रवणता अधिक है और हवाई बहुत तेज चलेगी। अगला क्वेश्चन है भू विक्षेपी पवन कब चलती है? जब कैरिओलिस बल और वायुदाब प्रवणता बल बराबर और विपरीत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थल समीर कब चलती है? रात के समय चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर। अगला क्वेश्चन है समुद्र समीर कब चलती है? दिन के समय चलती है समुद्र समीर और स्थल समीर रात की। समुद्र समीर की बात करें ये दिन के समय चलती है समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र समीर मतलब कि समुद्र की हवा, समीर का मतलब हवा हो जाएगा, तो समुद्र से स्थल की ओर। और फिर स्थल समीर मतलब कि स्थल जो स्थल भाग है उसकी हवा, तो स्थल से समुद्र की ओर। अगला क्वेश्चन है चिनुक पवन को क्या कहा जाता है और यह कहाँ चलती है? इसे हिमभक्षी कहते हैं। यह रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी ढालों पर चलती है। अगला क्वेश्चन है फोन पवन किस पर्वत श्रृंखला में चलती है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप के उत्तरी ढालों पर चलती है फोन पवन।
अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्षा इटली में किस पवन के कारण होती है? सिरोको जो पवन है, जो कि सहारा मरुस्थल से लाल रेत उड़ाकर लाती हैं, इसी कारण इसे रक्त वर्षा कहते हैं और ये इटली में चलती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विंड किस पवन को कहा जाता है? तो हरमट्टन पवन है उसे कहते हैं डॉक्टर पवन। और क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका में यह चलती है और इसका कारण है कि जो उमस होती है उसके लिए उस उमस को यह, क्योंकि ये गर्म रहती है और उस जो उमस होती है उसको ये सूखा देती है। जो ध्रुव की मात्रा होती है वाष्प उसमें हवा के अंदर, उसको ये सुखा देती है और उस चिपचिपे माहौल को यह शांत कर देती है, मतलब उसको आरामदायक बना देती है। इसी वजह से इसे हरमट्टन को डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है और कहाँ चलती है? बेहद ठंडी पवन है जो फ्रांस के रोन घाटी से भूमध्य सागर की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है? निम्न वायुदाब होता है चक्रवात के केंद्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हवाओं की दिशा कैसी होती है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है? उच्च वायुदाब होता है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर और जापान के आसपास आने वाली चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की आंख की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शांत मौसम, साफ आकाश और हवा के नीचे का बैठना। अगला क्वेश्चन है, वाताग्र का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ दो भिन्न तापमान और आर्द्रता वाली वायु राशियाँ आपस में मिलती है, वहाँ वाताग्रों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस प्रक्रिया से बनते हैं? वाताग्र जनन दर द्वारा, मतलब वाताग्र जनन प्रक्रिया है उसके द्वारा बनते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से चलने वाली हवा की पट्टी को कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? तो ये चलती है क्षोभ मंडल की परत में, मतलब कि धरातल से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में चलती है और ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये हवा बहुत ही तेज गति से चलने वाली हवा है। अगला क्वेश्चन है, वाकर परिसंचरण का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर के ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण से। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो आने पर पेरू के तट पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। भाग 3 है, महासागरीय जल, तापमान, लवणता और संचलन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? लगभग 97.2%। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, मतलब कि इसमें लवण की मात्रा होती है लगभग 35 ग्राम प्रति 1000, मतलब कि 1 किलो के अंदर 35 ग्राम नमक, मतलब 35%। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है और इसकी मात्रा होती है लगभग 77.8%। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में लवणता सबसे अधिक किन अक्षांशों पर पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों में, जहां वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर वाष्पीकरण अधिक होने के बावजूद लवणता कम क्यों होती है? रोजाना भारी वर्षा के कारण ताज़ा जल मिलने से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है और ये तुर्की में है और इसमें लवणता की मात्रा है 330%। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर की लवणता कितनी है? 238 से 40%। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, थर्मोक्लाइन परत क्या होती है? महासागर के नीचे की वह परत जहां गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से गिरता है उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन परत। अगला क्वेश्चन है, हेलोक्लाइन परत किससे संबंधित है? गहराई के साथ लवणता में तेजी से होने वाले बदलाव से। अगला क्वेश्चन है, पिक्नोक्लाइन परत क्या दर्शाती है? गहराई के साथ जल के घनत्व में तेजी से बदलाव को। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण क्या है? प्रचलित पवनें।
अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की धारा है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरोसियो द्वारा धारा कहाँ बहती है? क्यूरोसियो धारा बहती है उत्तरी प्रशांत महासागर में, जापान के तट पर गर्म धारा है ये। अगला क्वेश्चन है, लेब्राडोर की धारा कहाँ से आती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? आर्कटिक महासागर से आती है और यह एक ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक से मछली पकड़ने के लिए इतना प्रसिद्ध क्यों है? यहाँ गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा है और लेब्राडोर ठंडी धाराएं मिलती है और इसी वजह से यहाँ मछली का जो प्रजनन क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा यहाँ मछलियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास की धारा किस महासागर की धारा है? हिंद महासागर की गर्म धारा है अगुलहास। अगला क्वेश्चन है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा किस प्रकार की धारा है? ठंडी धारा है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो का प्रभाव किस धारा पर सबसे अधिक पड़ता है? पेरू की ठंडी धारा अस्थायी रूप से गर्म धारा में बदल जाती है, मतलब पेरू की ठंडी धारा पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है अल नीनो का, इसकी वजह से ये अस्थायी रूप से गर्म धारा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, इसका कोई तट नहीं है और यह अपनी शांत घास के लिए जाना जाता है। कौन सा? सारगेसो सागर। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्धि में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार कब आते हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी कनाडा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? ओखा तट गुजरात और खंबात की खाड़ी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान पर 2 बार आने वाली ज्वार के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है? 12 घंटे 36 मिनट का अंतर होता है। एक स्थान पर आने वाली 2 ज्वारों के बीच के समय का अंतर। अगला क्वेश्चन है, अपभू की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, उस समय ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वार की ऊंचाई सामान्य से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, उपभू की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसका ज्वार पर क्या असर पड़ता है? ज्वार की ऊंचाई सामान्य से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तरंगे क्या है? महासागरीय सतह पर जल का आगे पीछे या ऊपर नीचे डोलना, जिसमें जल आगे नहीं बढ़ता है बल्कि ऊर्जा आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य क्या है? 2 लगातार सुरंगों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी। अगला क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण समुद्र में उत्पन्न होने वाली बेहद लंबी और विनाशकारी तरंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉकलैंड की धारा किस प्रकार की धारा है? ठंडी धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसके अंदर है, कौन सी? उसकी धारा है फॉकलैंड की धारा, जो कि ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन है, आयोसियो क्यूराइल धारा की प्रकृति कैसी है? ठंडी धारा है ये, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, उद्वेलन क्या है? महासागर के नीचे से ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल का सतह पर आना, जो समुद्र जीवों के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों, ये थे आज के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर रोज़ाना नए वीडियो और नए अपडेट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।